चलिए दोस्तों, तो इससे पहले हमने 52 कर लिया था, 52 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। 52वां क्वेश्चन क्या था आपका? हमने बात कर ली थी इसके अग्नि वलय कहा जाता है किसको? तो अग्नि वलय प्रशांत परिमेखला को, यानी जो रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। प्रशांत महासागर के जो किनारे किनारे क्षेत्र स्थित है, ठीक है, उसी को कहा जाता है। ये जो है घोड़े के खुर के समान इसकी आकृति है, मतलब घोड़े के जोते के समान। तो घोड़े के खुर के समान आकृति में अग्नि वलय बनता है। और ये प्रशांत महासागर के ऐसे पैरेलल, मतलब प्रशांत महासागर को घेरे हुए इसके किनारे किनारे जो तटीय इलाके हैं, यहाँ पर क्या होता है, ज्वालामुखीता क्रिया हमेशा उत्पन्न होती रहती है, इसलिए इसको अग्नि वलय कहा जाता है। अगला प्रश्न हमने बात कर लिया था, निम्न से भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है, सिसिली द्वीप पर स्थित है। इतनी बात हमने चर्चा कर ली थी। इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जो कि प्रकाश स्तंभ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप है? निक्षेपण मतलब जानते हैं, जहां नदी मतलब क्या करे, नदी के द्वारा मलबे, नदी जो मलबे बहा करके लेके जाती है, कूड़ा कचरा बहा करके लेके जाती है, उससे निम्न में से कौन सा मैदान बनता है? मतलब नहीं बनता। तो भैया बाढ़ का मैदान बनता है, उसी से बनता है, ठीक। नदी विसर्ग भी बनता है, विसर्ग मतलब नदियां जो ऐसे ऐसे चलती हैं, ऐसे ऐसे। तो भैया जब यहाँ से कचरा आ रहा है, मान लिया कचरा नदी बहा करके, तो यहाँ पे कचरा इकट्ठा हो गया, तो क्या हो गया, वो मार्ग अपना बदल देती है नदी, फिर इस प्रकार से बदलती रहती है, तो ये प्रकार से सर्पिलाकार नदी बनती आती है। इसी को नदी विसर्प कहा जाता है। जलोढ़, पंखु या शंकु ये नदियां बनाती हैं। तो कुल मिलाकर जो प्राकृतिक तटबंध होते हैं, ये जो है नदी के निक्षेपात्मक स्थल रूप के अंतर्गत नहीं आते। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, अंग्रेजी में नेचुरल लीव्स, ठीक। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन स्थल रूप का अपरदन से नहीं बना? मतलब क्या पूछा गया, निम्न में से कौन स्थल रूप इसमें से है जो वायु अपरदन से बना हुआ है? तो वायु अपरदन से भैया कौन बनता है? यार डांग बनता है। ये वायु या पवन, मतलब पवन पवन अपरदन पूछे, वायु अपरदन एक ही होता है। तो यार डांग जो है ये किससे बना है? ये वायु अपरदन से बना है मित्रों। किससे बना है? ये वायु अपरदन से बना है, यानी पवन अपरदन से बना है। जलप्रपात क्या होता है? झरना, जिसको जानते हैं झरना। ये नदियां यहाँ से बह रही, नदियां बह रही हैं और डायरेक्ट यहाँ से इसे पानी जो है जब गिरा देती है कहीं पे, ठीक है, समुद्र वगैरह में, तो ये क्या, यही इसी को क्या कहते हैं? इसी को झरना कहते हैं, जलप्रपात। अंग्रेजी में इसको वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो ये जल, मतलब ये स्थलाकृति वायु के द्वारा नहीं बनती, जल वाली है। ज्वाला भी इसी प्रकार से होता है, टार्न भी इसी प्रकार से होता है, उसको हम चर्चा करते रहेंगे जब स्थल रूप पढ़ेंगे, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थल रूप संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल होता है, यह सूत्र किसने दिया था? तो यह सूत्र किसने दिया था भैया? यह सूत्र दिया था W.M. डेविस ने। किसने दिया था? डेविस महोदय ने, डेविस, ठीक। स्थल संरचना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल होता, यह सूत्र दिया था। ये डेविस वही है जिन्होंने जो है अपर्दन चक्र को, हमने बताया था कि पेंक और डेविस ने किया था। तो अपर्दन चक्र जब पूछा जाएगा तो इन्होंने किया था। और एक पूछा था, मतलब भौतिक प्रक्रम, पता नहीं क्या हमने बताया था वहां पे, ठीक है, भौगोलिक चक्र संकल्पना 1899 में इन्होंने किया था, ठीक, डेविस ने ही। आगे बढ़ते हैं, पेडीमेंट का निर्माण संबंधित है। पेडीमेंट का निर्माण किससे संबंधित है भैया? बिंड से। यानी पेडीमेंट एक स्थलाकृति बनती है, किसके कारण बनती है? तो वायु के अपरदन के द्वारा बनती है, ठीक है, पेडीमेंट, ठीक। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था मित्रों कि निम्न में से कौन रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो कौन है भैया इनमें से? कौनों नहीं है। काहे से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सारे जो होते हैं यही बनते हैं, रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान है। जबकि जिप्सम, क्वार्टाइज, ग्रेनाइट ये सब जो है अवसादी चट्टानें नहीं है, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, ये रासायनिक विधि के द्वारा नहीं बने हैं, ये वैसे पाए जाते हैं, ठीक। जबकि चूना पत्थर, बलुआ पत्थर ये सब पाए जाते हैं, ठीक, ये सब बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। अगला देखते हैं 58 नंबर, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर ने। इस पर इसकी थ्योरी हमने बता दी है, बोर्ड पे अच्छे समझा दिया है वेगनर महोदय का, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इनके अनुसार जो है प्लेटें जो है इधर उधर खसक रही हैं और उनका प्रवाह हो रहा है, तो वही इन्होंने बताया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, वेगनर ने। तो वही प्रवाह सिद्धांत या विस्थापन का सिद्धांत। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो यू आकार की घाटी का निर्माण होता है कहाँ पे? हिमानियों के द्वारा होता है। हिमानियों के द्वारा, यानी ग्लेशियर के द्वारा क्या होता है? यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, यू आकार की घाटी। लेकिन अगर पूछा जाए बी आकार की घाटी, तो किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा बी आकार की घाटी का निर्माण होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन टर्सरी युगीन पर्वत नहीं है? तो अब की बारे पूछा जा सकता है बी आकार की घाटी, ठीक। तो बी आकार की घाटी नदी द्वारा बनती है, यू आकार की घाटी ग्लेशियर द्वारा, यानी जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उन्हीं को ग्लेशियर कहा जाता है। वो पिघलते हैं तो उसी से क्या बनता है? यू आकार की घाटी बन जाती है। अगला है, निम्न में से कौन टर्सरी युगीन पर्वत नहीं? तो टर्सरी युग का पर्वत कौन इनमें से नहीं है?
तो जो इनमें से नहीं, अपलेशियन पर्वत जो है टर्सरी युग का पर्वत नहीं है। ध्यान होगा आपको, टर्सरी युग में हिमालय पर्वत यानी टर्सरी युग में आपका नवीन जो वलित पर्वत होंगे वही बने होंगे, यानी हिमालय, आल्पस और एंडीज। ठीक, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। कौन सी है ये? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला। कहाँ पर है ये? तो चिली और यहाँ पे इन पेरू के तटों पर आपको मिलेगी। यहाँ पर ब्राजील के जो है उधर साइड में, मतलब दक्षिणी अमेरिका में पूर्ण रूप से पड़ती है ये एंडीज पर्वतमाला। हिमालय आप जानते हैं सबसे ऊंची पर्वतमाला यहीं पर है, सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर ही है। माउंट एवरेस्ट 8,848 कुछ मीटर। ठीक, 50 हो जाती है कभी कभी। आगे देखते हैं 61 नंबर पर, प्राणियों और पादपों की जातियों अधिकतम मतलब जातियों अधिकतम विविधता पाई जाती है। तो प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मतलब अलगाववादी विशेषता कहाँ पे पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में, जहाँ पे बहुत ज्यादा आर्द्र मतलब होता है वर्षा वाले क्षेत्र। उष्ण कटिबंध में वर्षा बहुत ज्यादा ही होगी। उष्ण कटिबंध किसको कहते हैं? जैसे यार देखिए यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश, इसके 23.5 डिग्री, 30 डिग्री ऊपर जाएंगे, 30 डिग्री नीचे, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। और यहाँ पर सूर्य भगवान हमेशा लंबवत चमकते हैं, और इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, जल्दी संघनन हो जाता है। और वायु जो जल होते हैं इस पृथ्वी पर यहाँ के, ये क्या होते हैं, इनका वाष्पीकरण होता है। जब इनका वाष्पीकरण होकर के तो ये वायुमंडल में जाते हैं और संघनन होता है इनका ऊपरी, जैसे वैसे वायुमंडल में हवाएं ऊपर जाया करती हैं, जलवाष्प ऊपर जाते हैं, तो ऊपर का मौसम जो है वो ठंडा होता है। तो जब ऊपर का मौसम ठंडा होता है तो ये हवाएं इधर से जाती हैं, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं इकट्ठा मिलती हैं, तो दोनों लोगों का संघनन होता है, वातागर का निर्माण होता है। इसलिए वहां पर क्या बनते हैं, पानी बरसना प्रारंभ कर देता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। किसी दिन पानी कैसे बरसता है इसको बता दूंगा, थ्योरेटिकल आप समझ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस विधि को किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, 63 नंबर पूछा गया कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर निम्न में से क्या घटित होगा? तो भैया जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी पर गर्मी बढ़ेगी, यानी तापक्रम बढ़ेगा। बिल्कुल, तब जब ताप बढ़ेगा भैया पृथ्वी का, तो जो ध्रुवों पर, यानी जो यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पर ऊपर पृथ्वी के ऊपर नीचे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा है। ठीक, ध्रुवों पर ठंडी बहुत ज्यादा होती है। ध्रुववासी जो हिम के तम में जी लेता है नित कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। और विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग लौकिक फिर भी अपनी मातृभूमि पर। तो वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो पृथ्वी पर गर्मी बढ़ेगी। और भैया जब पृथ्वी पर गर्मी बढ़ेगी तो यहाँ पे जो बर्फ जमे हैं, ध्रुवों पर जो बर्फ जमे हैं, ये क्या होंगे, पिघलने लगेंगे। तो वही कह रहा कि जब पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो पृथ्वी की गर्मी बढ़ेगी, उस जब गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ पिघलने लगेंगे। और जब भैया बर्फ पिघलेंगे तो समुद्र का जलस्तर क्या होगा, घटेगा नहीं बढ़ेगा। समुद्र का जलस्तर क्या होगा, बढ़ेगा। यही पूछ लिया, घट जाएगा भैया, घटेगा कहाँ, जब बर्फ में पिघलेगा तो पानी और ज्यादा होगा ना, तो पानी और ज्यादा होगा तो वो समुद्र में जाएगा। ग्लेशियर पिघलेंगे, इन्हीं ग्लेशियर से नदियां निकलती हैं। ये नदियां कहाँ मिलती हैं, ये नदियां समुद्र में जाकर के मिलती हैं। तो भैया जब बर्फों में पिघलेंगी तो पानी मतलब नदी का जलस्तर बढ़ेगा, नदी लोग और तेज से बहना प्रारंभ करेंगी, जिससे क्या होगा, नदियों का जल जो है ज्यादा मात्रा में समुद्र में जाएगा, तो समुद्र का जलस्तर क्या होगा, बढ़ेगा। यही पूछ लिया, घटेगा, यही करेक्ट आंसर होगा। यही पूछ रहा कि क्या घटित नहीं होगा, भैया समुद्र का स्तर घटेगा नहीं बढ़ेगा। वायुमंडल का तापक्रम बढ़ जाएगा, भैया पृथ्वी की गर्मी बढ़ेगी तो वायुमंडल का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे आर्द्रतम स्थान कौन सा? आर्द्रतम मतलब होता है भैया वर्षा वाला स्थान। ठीक, अगर यहीं पे आर्द्रतम नहीं पता तो अंग्रेजिया में देख लीजिए आप, व्हिच इज द जो है वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। अब ये भी नहीं पता होगा आपको, तो जो मासिन राम है आपका, ऑप्शन देखेंगे पता चल जाएगा। मासिन राम जो है यहाँ पे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक, और इसके पहले कहाँ पे होती थी, चेरापूंजी में होती थी। ठीक, ध्यान रखेंगे, अब जो है सबसे ज्यादा वर्षा मासिन राम में होती है, इसलिए प्रश्न पूछ लिया गया। आगे देखते हैं प्रश्न, वायुमंडल में ओजोन परत की भूमिका है। तो वायुमंडल में ओजोन परत की भूमिका है, मतलब ओजोन परत जो है वायुमंडल में क्या कार्य करती है, भूमिका यही इसी को कहा जाता है। तो क्या कार्य करती है भैया, ये क्या कार्य करती है, पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती हैं उससे रोकती है, मतलब उसे रोकती है ये। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो वर्षा कराना इसका काम नहीं होता, ना तो प्रदूषण करना होता है, ना वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करना होता है। इसका काम होता है जो पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य से, जिससे स्किन कैंसर होने की संभावना होती है, उन्हीं को क्या करती हैं ये, उन्हीं को रोक देती हैं। ठीक, कौन, ओजोन गैसें, ओजोन परत। इसका सूत्र क्या होता है, O3। ठीक, ऑक्सीजन का O2, नवजात ऑक्सीजन का क्या होता है ये।
ऑक्सीजन तत्व, ऑक्सीजन गैस और ओजोन गैस। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तो कभी कभी आपसे इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो इसमें देखिए अगला, देखिए ओजोन से देखिए प्रश्न पूछ लिया गया फिर से अगला 66 नंबर कि ओजोन सतह स्थित है। तो ओजोन सतह भैया आपका समताप मंडल में स्थित है। यहाँ पे समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। 1913 ईस्वी में इसकी खोज करी गई थी। किसके? फेब्रिक चार्ल्स ने करी थी और हेनरी बुसोन ने। तो फेब्रिक चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने समताप उसकी मतलब ओजोन मंडल की खोज की थी, ओजोन की खोज की थी, ओजोन गैस। अगला देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ पे होगा? उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति जब आती है, कर्क संक्रांति, तब 12 घंटे का दिन कहाँ पर होता है भैया? तो एक बात जान लीजिए, जो 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात, वो हमेशा कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर होता है। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर होता है। आपको थोड़ा घुमा दिया, यहाँ पे पूछ रहा है उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति। अभी आपने देखा होगा उत्तरी गोलार्ध में मकर संक्रांति थी, लेकिन हमारे यहाँ मकर संक्रांति नहीं होती। वो होती है कहाँ पे मकर संक्रांति? अब वहां पे जैसे देखिए पृथ्वी पे मैं बता दूं, एक मिनट आपको, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर ये रेखा जो है सबसे बीच वाली, इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा। इसके ऊपर है आपका 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है आपका, इसी को क्या कहते हैं? इसी को मकर रेखा कहते हैं। समझिएगा बड़े ध्यान से। अब इसी को मकर रेखा कहते हैं। जब सूर्य भगवान यहाँ पर चमकते हैं मकर रेखा पर, तो इसी कहते हैं, जब एकदम सीधा लंबवत इस रेखा पर चमक रहे होते हैं सूर्य भगवान, तो क्या कहते हैं? मकर रेखा, मतलब मकर संक्रांति है। ठीक, अब जब मकर संक्रांति होगी तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंडी होगी। ठीक है, तो कर्क रेखा पर ठंडी होगी। जब मकर संक्रांति होगी तो उत्तरी गोलार्ध में ठंडी। तो इस समय देखते हैं अभी खिचड़ी का त्योहार आता है मकर संक्रांति, तो यहाँ पे सूर्य भगवान लंबवत चमक रहे हैं, सीधे चमक रहे हैं। और यहाँ पर क्या है? वहां पर प्रकाश उनका टेढ़ा आ रहा है, मतलब सही तरीके से नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ठंडी पड़ रही है। अब जब क्या होता है, अब यही पूछ रहा है, जब कर्क रेखा पर सूर्य भगवान जाते हैं, यानी जब कर्क संक्रांति आती है, कर्क संक्रांति में क्या होगा? यहाँ पर सूर्य भगवान लंबवत चमकेंगे, यानी कर्क रेखा पर। ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक, माही नदी इसको 2 बार काटती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब ये कर्क रेखा जो है, इस पर जो है मान लिया सूर्य भगवान लंबवत चमक रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ठंडी होगी। ठीक, और विषुवत रेखा जो है, यहाँ पर दिन और रात हमेशा बराबर होते। तो यही पूछ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होती है। यहाँ पे जब कर्क संक्रांति आएगी तो यहाँ पे 12 घंटे का, कहाँ पे 12 घंटे का दिन होगा? तो जो विषुवत रेखा है, यहाँ पे विषुवत रेखा ऑप्शन डी में दिया है, विषुवत रेखा पर जो है 12 घंटे का दिन होगा, क्योंकि वहां पे हमेशा वैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा सूर्य भगवान लंबवत चमकते हैं। आगे देखते हैं, टार्नेडो बहुत प्रबल जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उत्पन्न होते हैं। ठीक, इसका वायु दाब बहुत ज्यादा कम होता है। चाइना सी में यानी चीन सागर में उत्पन्न होते हैं टार्नेडो। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वायु दाब बहुत ज्यादा इसका कम होता है। 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है टार्नेडो, जो तूफान होता है, चक्रवात होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो बैरोमीटर के द्वारा क्या मापी जाती है? सॉरी, बैरोमीटर कह रहे हैं, हाइग्रोमीटर की, जो हमने बताया था, जब हाइग्रो जहां पर आपको मिल जाए उसका मतलब क्या होता है? तो हाइग्रो मतलब होता है हवा। ठीक, और हाइड्रो मतलब क्या होता है? जल। तो अगर जल की मापना हो हमको तो क्या करेंगे? हाइड्रोमीटर। हाइग्रो से वायु, तो वायु की, वायुमंडल की जो सापेक्षिक आर्द्रता है उसको किसके नापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से नापते हैं मित्रों, हाइग्रोमीटर। और जो बैरोमीटर होता है उससे वायु दाब नापते हैं हम। ठीक, आर्द्रता किससे नापते हैं वायु की? तो हाइग्रोमीटर। और उसका दबाव कितना नापते हैं? वायु का दबाव तो किसमें मापते हैं? बैरोमीटर में। लैक्टोमीटर में दूध की जो है क्या शुद्धता मापते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, इक्विनाक्स वर्ष में 2 बार जब दिन और रात बराबर होते हैं तो होता है, मतलब कि यूनिवर्स में या फिर जो है इक्विनाक्स, मतलब कुल मिलाकर के जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो अभी एक प्रश्न इससे पहले और आपने देखा होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं पृथ्वी पर। ठीक, आगे देखते हैं, व्हाट इज बिलीबिली, यानी बिलीबिली क्या है? तो बिलीबिली भैया ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑस्ट्रेलिया का जो है गर्म चक्रवात यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। कौन? बिलीबिली। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ पर होती है? ऑक्सीजन चक्र में। ऑक्सीजन चक्र में सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 73 नंबर प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक क्षेत्र पर फैले सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ब्राजील में पाए जाते हैं सबसे अधिक सदाबहार वन, क्योंकि ब्राजील में आपको पता होगा एक नदी बहती है अमेजन नदी, और अमेजन नदी जो है बहुत ज्यादा चौड़ी घाटी की नदी है। वह उसी लिए विश्व की सबसे बड़ी अफवाह क्षेत्र वाली नदी अमेजन नदी, अमेजन बेसिन, सबसे बड़ी बेसिन अमेजन बेसिन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वहां पे
वही अमेजन बेसिन से क्या होता है, वहां पे सूर्य भगवान हमेशा लंबवत चमकते हैं क्योंकि विषुवत रेखा पर है, तो वहीं से क्या होता है, संघनन होता है और वहीं पे बारिश खूब होती है, इसलिए वहां पर वनस्पतियां पाई जाती है, अमेजन के जंगल पाए जाते हैं। जो मूवी वगैरह में आप देखते होंगे हॉलीवुड के, अमेजन जंगल की सीन वही दिखाते हैं। ठीक, वहां पे हमेशा हरे भरे यानी सदाबहार बन पाए। सदाबहार मतलब होता है जो हमेशा हरा भरा, जैसे बेहया होता है अपने गाँव वगैरह में, तो वो भी सदाबहार की कैटेगरी में आता है। ठीक, जो जिसको कोई प्रभाव ना पड़े किसी मौसम से। अगला है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की, दुनिया की 20% ऑक्सीजन अमेजन नदी मतलब अमेजन के जंगलों से प्राप्त होती, 20% ऑक्सीजन। अगला देखते हैं पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है। तो पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है भैया, 40 से 50 किलोमीटर। 40 से 50 किलोमीटर, क्योंकि एग्जैक्ट है 30 किलोमीटर, लेकिन 40 से 50 किलोमीटर ऑप्शन दिया है तो यही होगा। ठीक, आगे देखते हैं 75 नंबर, घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो घने वन अधिकतर कहाँ में मिलते हैं भैया, विषुवत रेखा के आसपास। हमने बताया विषुवत रेखा के आसपास बारिश होती रहती है वर्ष भर। ठीक, और धूप भी निकलती है हमेशा बराबर, यहाँ पे मौसम भी ठीक ठाक रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, विषुवत रेखा पर जो घने वन होते हैं अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अमेजन वाला उदाहरण आप दे सकते हैं। आगे देखते हैं पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं भैया, पृथ्वी के जो चारों ओर गैसों का समूह घेरे हुए उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। आगे देखते हैं वर्ष भर दिन एवं रात बराबर होते हैं। तो कहां पर बराबर होते हैं भैया, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। हमने बताया नहीं थे वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होता है यहाँ पर हमेशा भूमध्य रेखा पर। सूर्य हमेशा यहाँ पे लंबवत चमकते हैं। समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र क्या है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा होती है शीत में, मतलब शीतकालीन में। ठीक है, शीत ऋतु में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। तो किस अक्षांश पर, इक्वेटर पर जो होता है, जो वार्षिक तापांतर होता है न्यूनतम होता है। क्यों होता है न्यूनतम भैया, वार्षिक तापांतर होता है मतलब एक वर्ष में किसी स्थान पर सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ पर हुई और सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर हुई। मान लिया कोई स्थान है वहां पे सबसे ज्यादा ठंडी हुई गई आपकी जो है कितने 2 डिग्री सेल्सियस, और मान लेते हैं कि किसी स्थान पर सबसे ज्यादा गर्मी हो गई 47 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब 47 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस के बीच का अंतर कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस। अर्थात इस स्थान का क्या होगा, 45 डिग्री क्या होगा, अक्षांश वो होगा। ठीक है, क्या होगा, वार्षिक तापांतर। तो वार्षिक तापांतर कहाँ का होगा, 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो ये अधिकतम होता है। तो विषुवत रेखा पर क्या होता है, हमेशा सूर्य भगवान लंबवत चमकते हैं, तो यहाँ पे जो है ज्यादा ठंडी और गर्मी में अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो सबसे कम अंतर जो होता है वर्ष का जो ताप का अंतर, वो कहाँ पे होता है, भूमध्य रेखा पर। ठीक, अगला जब क्लास में हम चर्चा करेंगे एकदम विधिवत रूप से माइंड में एकदम घुस जाएगा आपके। जियोग्राफी एकदम से कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, एक को क्वेश्चन में आपको रटना नहीं पड़ेगा, सब का सब आपको याद हो जाएगा, मैं गारंटी दिलवाता हूं आपको। ठीक, आगे देखते हैं अधिकांश मौसम गतिविधियां वायुमंडल के किस परत में होती हैं। बीए के रेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर मैं टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहां पे विस्तार समझ लेंगे हर एक बात को। अधिकांश मौसम गतिविधियां वायुमंडल के किस परत में होती हैं भैया, तो वायुमंडल के किस परत में होती हैं, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर में जो होती है, यानी जो पहले मंडल होता है उसी में मौसम की गतिविधियां होती हैं। अगला देखते हैं बादल का बनना, संघनन होना, पानी का बरसना, ये सब पहले क्षोभे मंडल में होते हैं। ठीक, अगला अपन देखते हैं वायुमंडल में किस परत में कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह कहाँ पे, थर्मोस्फीयर में। देखिए अंग्रेजी में थर्मोस्फीयर दे दिया भैया, इसी को आयन मंडल कहते हैं, हिंदी में तो हम पढ़ लेते हैं आयन मंडल। तो आयन मंडल में होगा, और आयन मंडल कहाँ पे पड़ता है, तो बहिर्मंडल के पास में पड़ता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं ओजोन क्षीणता का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो चर्म कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है ओजोन क्षीणता से। ओजोन क्षीणता जब खत्म, मतलब ओजोन की परत जो होगी वो खत्म होगी, क्षीण होगी, ठीक है, उसकी कमी होगी ओजोन की परत में, तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर डायरेक्ट आएंगी, जिससे क्या होगा, स्किन कैंसर यानी चमड़े का कैंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न से कौन भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता। तो भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत कौन नहीं आता भैया, कैलिफोर्निया नहीं आता, जबकि बेलीविया, पर्थ और केपटाउन ये क्या आते हैं, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास है, कैलिफोर्निया नहीं आता। ठीक, आगे देखते हैं विकिरण संचालन एवं संवहन क्रियाएं संपन्न होती हैं भैया कहाँ पे, तो ये कहाँ पे, क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल को हम क्या कहते हैं, परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखें, क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्षोभ मंडल कहीं पे आपको ट्रोपोस्फीयर मिलेगा, हिंदी में ही दे देगा ट्रोपोस्फीयर। तो परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर एक ही है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला है निम्न में से किस जलवायु की उत्पत्ति हवाओं के स्थानांतरण के कारण होती है। तो किससे भैया, मानसूनी जलवायु। मानसून कब आता है, जब हवाएं आती हैं। ठीक, तो मानसून वही होता है, तो मानसूनी जलवायु होता है जो जलवायु की उत्पत्ति हवाओं के स्थानांतरण, यानी हवाएं जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं तो मानसून की उत्पत्ति होती है। ये समझ लेंगे हम किसी वीडियो में। अगला अपन देखते हैं खाद्य श्रृंखला में यदि हिरन को हटा दिया जाए तो क्या होगा। भैया देखिए यहाँ पे घास है, हिरन है, शेर है,
मान लेते हैं घास जो है उसको हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है। ठीक, देखिए बहुत ध्यान समझिए, घास को कौन खाता है? हिरन खाता है। हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है। तो यहाँ पे कह रहा है अगर हिरन को हटा दिया जाए, तो हिरन अगर हटा दिया जाएगा तो भैया देखिए ना, शेर जो होगा ना तो घास खाएगा, शेर जो होगा ना तो घास खाएगा। ठीक, और मतलब ना तो घास में क्या होगा, यहाँ पूछ रहा है कि शेर की संख्या में वृद्धि होगी, नहीं शेर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घास की मात्रा में कमी होगी, घास की मात्रा में तो कमी होगी, मतलब घास की मात्रा में कमी कैसे होगी? बढ़ोतरी होगी, क्योंकि घास जो होगा हिरन खाएगा नहीं जब हिरन खत्म हो जाएगा। शेर घास खाने लगेगा, ऐसा होगा नहीं, शेर घास नहीं खाएगा। ठीक, शेर घास नहीं खा सकता। अगला देखते हैं, अब ये चौथा नंबर जो दिया, शेर की संख्या घटेगी। अब शेर क्या होगा, हिरन नहीं मिलेगा उसको खाने को, तो शेर जो होगा वो भूखे मरे से मतलब उसकी मृत्यु होना प्रारंभ हो जाएगी, शेर खत्म हो जाएगा। और घास की मात्रा बढ़ेगी। भैया देखो घास की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, क्योंकि हिरन नहीं खाएगा उसको, तो घास बढ़ेगी। और शेरवा जो होगा वो हिरनवा नहीं पाएगा, तो हिरन नहीं पाएगा तो शेर भूख के मारे मर जाएगा, तो घास की मात्रा में वृद्धि होगी और शेर की संख्या में घटोत्तरी होगी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ठीक, बहुत तार्किक प्रश्न पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न हमारे मन का प्रश्न पूछा गया था। ठीक, यूपीएससी लेवल का। आगे अपन देखते हैं, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? भैया नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड किस में है? नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला अपन देखते हैं, कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम कौन सा भैया? धान का खेत जो है हम लोग बनाते हैं, झील वन और घास का मैदान, ये प्रकृति के द्वारा बनाया आता है। तो कृत्रिम रूप से यानी जो अपने हाथों से बनाते हैं, धान का खेत कनई वगैरह करते हैं, तो वही होता है। आगे देखते हैं भैया, मतलब कोहरे में कितनी दूरी तक दृश्यता पाई जाती है? तो कोहरे में हम लगभग कितनी दूरी तक देख सकते हैं? 150 मीटर की दूरी तक देख सकते हैं। लगभग हम और भी दूरी तक जा सकते हैं, लेकिन धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। ठीक, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी ऊंचाई पर नगण्य हो जाती है? तो जब हम 120 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं तो हमको जो है क्या होता है, ऑक्सीजन वहां पे कमी हो जाती है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है 120 किलोमीटर अगर जाएंगे हम पृथ्वी से ऊपर। आगे देखते हैं, 91 ध्रुवीय प्रदेशों में हवाओं के तेज चलने का कारण क्या है? तो ध्रुवीय प्रदेशों में हवाएं जो तेज चलती हैं किसके कारण से? प्रतिचक्रवातीय संचरण। किसके कारण से? प्रतिचक्रवातीय संचरण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, उवाला निम्न में से किस अपरदन कारक का प्रतिफल है? उवाला नहीं, युवाला होता है, और ये भूमिगत जल के कारण होता है, भूमिगत जल, भूमि के अंदर जल। ठीक, अगला देखते हैं, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया था? तो रेड डाटा बुक में जो संकटापन्न पादप जीव जंतु होते हैं, मतलब जो ऐसे जीव जंतु जिनको लगता है भारत सरकार को या फिर किसी सरकार को ये खत्म हो जाएंगे हमारे देश में, तो उनको जो है उस रेड डाटा बुक में उनका नामांकन कर देते हैं और उसको जो है विशेष क्षेत्र में घोषित कर देते हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र में। ठीक, संकटापन्न मतलब होता है संकट से जूझ रहे हो, किसी प्रकार से उनकी संख्या में कमी हो रही हो। ठीक, आगे देखते हैं, पथरीले कंकरीले मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो पथरीले कंकरीले मरुस्थल को हम क्या कहते हैं? हमादा कहते हैं। ठीक, हमादा। आगे देखते हैं, गंगा डेल्टा के सुंदरबन का विशिष्ट पेड़ कौन सा? भैया सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी नामक वृक्ष। ठीक है, गंगा डेल्टा में, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, मैग्रो नामक वनस्पति पाई जाती है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। अगला अपन देखते हैं, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का आरोही क्रम है। भैया आरोही क्रम मतलब क्या होता है? आरोही क्रम में आपका होता है, अब देखिए ये लिखा है, ये घटते क्रम में लिखा है, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में। अगर पूछा था अवरोही तो ये सही हो जाता, लेकिन पूछ रहा आरोही मतलब सबसे कम जो है इसमें आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, फिर उसके नियान, फिर ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, 21% आपका ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो सबसे यहाँ पे पूछ रहा है कि घटते से बढ़ते क्रम में कौन सा सही है? तो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान और ऑक्सीजन, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बरमूडा ट्रिंगल स्थित है, यानी बरमूडा त्रिभुज कहाँ पर स्थित है? तो बरमूडा त्रिभुज आपका उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है, बरमूडा ट्रिंगल। अगला प्रश्न देखते हैं, लवणता की उच्चतम मात्रा पाई जाती है। तो लवणता की उच्चतम मात्रा जो डेड सी है, मृतक सागर में पाई जाती है। तो लवणता की उच्चतम मात्रा इनमें से मृतक सागर में पाई जाती है भैया। ठीक है, डेड सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 99 निम्न में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है, मतलब ठंडी जलधारा है? तो ब्राजील जलधारा, गल्फ स्ट्रीम और क्यूरेशिया सब गर्म जलधारा है, जबकि जो हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की जलधारा है। ठीक, और ये क्या है? एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। आगे बढ़ते हैं, वह जल डमरू मध्य जो एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, इसको क्या कहते हैं भैया? इसको हम कहते हैं बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, तो जब किसी दो महाद्वीपों को अलग करता है तो उसको जल डमरू मध्य कहते हैं, और जब किसी दो महासागरों को कोई सक्रिय जल संधि जोड़ती तो उसको हम क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। ये सारे के सारे प्रश्न, इनमें से लगभग 60 से अधिक प्रश्न हमारे मॉडल पेपर में आपको मिल जाएंगे।
ध्यान होगा आपको, एक वीडियो जो है सबसे ऊपर हमारे फ्रंट पेज पर होम पर लगी होगी, 3 घंटे 39 मिनट की वीडियो हमने उसमें बनाई। 3 घंटे 39 मिनट में पूरे जियोग्राफी को हमने समझ लिया विस्तार से। मैराथन क्लास है वो, तो उस क्लास को आप देख लीजिएगा फटाफट। उसमें से अगर देखेंगे तो आधा ज्यादा प्रश्न इनमें से पूरा सॉल्व हो जाएंगे उसी वीडियो से, ठीक है। तो 60% से ऊपर प्रश्न उनमें आपको मिल जाएंगे उसी भी एक ही वीडियो के अंतर्गत। उसमें हमने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं जो कि आपको अभी पता नहीं होगी और आने वाले परीक्षा में आपसे पूछा सकता है, तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।